बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। बहसो तकरार की जानिब से और मेरे और मुआज अहमद गिलानी की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। मुआज, उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी सर। वालेकुम सलाम और खैर मुबारक जिल भाई। बहुत अच्छी ईद गुजरी और मैं ये समझता हूँ कि ईद जो है वो बेसिकली सेलिब्रेशन का ही नाम है। हमें हर तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए। रवायती अंदाज से ये जो कंट्रोवर्सीज हम लोग शुरू कर देते हैं कि जी जानवर ज़िबा नहीं करने और ये नहीं करना वो नहीं करना, इसको बिल्कुल छोड़ छाड़ के हमें जो है ना जिंदगी में वही काम करने जिस चीज का ईद का पर्पज है। बेसिकली हमें वो प्योरली करना चाहिए जिसे कह सकते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है, मैं पक्के मुसलमान होने का सबूत हूँ। नो डाउट मैं कोई खुद ज़िबा नहीं कर पाता, लेकिन साथ जरूर देता हूँ प्रॉपरली जिसे कह सकते हैं, जानवर लाने से लेके उसके गोश्त बांटने तक और अलाइशें ठिकाने लगाने तक जिसे कह सकते क्या हैं। बात है आपकी सर। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला एक अलहदा से पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो स्पेशली नई कंट्रोवर्सी निकली है। इस पे खासे लोग बात भी कर रहे हैं, हम भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, अभी हम आज के जो भी हमारी इस पॉडकास्ट का टॉपिक है, जिस तरह कि हमने कहा था कि हम एक इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट कोशिश करेंगे कि एवरी वीक आपके लिए लाएं। हम माजरत चाहते हैं कि लास्ट वीक हम आपके सामने पेश नहीं हुए। मुझे नहीं मालूम आपको हमारा इंतजार था भी या नहीं था, क्योंकि हम तो बोल बाल के चले जाते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको किसी पॉजिटिव न्यूज का इंतजार था तो जनाब ये पॉडकास्ट एक पॉजिटिव न्यूज के लिए है। मैं पर्सनली इमरान खान का नाकिद जरूर हूं, लेकिन इमरान खान का ये इनिशिएटिव मैं जरूर समझता हूं कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत अच्छा और बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, अच्छा और बेहतरीन इनिशिएटिव है। माजरत चाहता हूँ। मुआज, मुझे ये बताएं सर, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम क्या है? बहुत शुक्रिया दिल भाई। यहाँ पे मैं सीधा सीधा पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हम लंबी बात नहीं करेंगे ताकि नाज़रीन जो है वो बोर ना हो जाएं। एज यूजुअल जो रवायती बातें हैं वो हमें हर यानी बैंक आप कह के रहे हैं हमारी काउंटर्स बातों से वो हमेशा बोर हो जाते हैं? नहीं, जब भी लेंथी बात होती है ना तो उससे नाजरीन हमेशा बोर हो जाते हैं। और रवायती बातें होंगी कि ये फॉर्मेलिटीज चाहिए, ये चीजें चाहिए, तो अंडरस्टूड सी बात है। मेरे जैसा बंदा भी जो एक खुद बैंकर है वो भी बोर हो जाए शायद। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लिक ये बात करूं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी जो है ये 3 टीयर्स में यानी दिए जाने, 3 इसके यानी कि वो पार्टिसिपेशन है। यानी पहले जो टीयर है या उसको जो है हिस्सा कह लें, उसमें आपको जो है तकरीबन 6 मिलियन तक जो है वो यानी मिल सकता है आपको लोन, जिसमें से तकरीबन आपको 57 आपने को लोन मिल जाएगा और 3 लाख ओनली आपकी कंट्रीब्यूशन है तकरीबन। ठीक है, यानी आप उसमें कहीं पे भी ले सकते हैं पाकिस्तान में घर। नंबर 2 पे आपकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन उसमें आपको बैंक की तरफ से तकरीबन तकरीबन 10 मिलियन तक जो है लोन मिल सकता है, 1 करोड़ रुपया तक। ठीक है, और तीसरी जो टीयर है उसमें आपको 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये तो एक टीयर्स थे जो मैंने आपको डिफाइन करनी है। ठीक है, यहाँ मैं आपको 2 चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि एक ये बेसिकली जो सब्सिडाइज मार्कअप इंटरेस्ट रेट है वो क्या चीज है बेसिकली, और इसमें जो प्रॉब्लम्स कस्टमर्स को आ सकती हैं वो क्या है। ये 2 चीजें मेजर है, बाकी फॉर्मेलिटीज क्या है और इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो 99% तमाम बैंकों की सेम है। वो भी हम कोशिश करेंगे लास्ट 1 मिनट में हम आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बता देंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा कोई भी जो आपके जेन में सवाल हो दिल साहब वो मुझसे आप करें ताकि ऑडियंस को हमारे क्लियर हो सके। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसके लिए मैं ये बात भी करता चलूं कि ऑडियंस को भी अगर इस बारे में मजीद कोई सवालात होंगे या अगर आप चाहेंगे कि हम इसके ऊपर कोई लाइव सेशन करें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हम बाकायदा तौर पे लाइव सेशन करके इस बारे में आपसे बात कर सकते हैं। अच्छा मुआज, मुझे ये बताएं कि बिल्कुल बिल्कुल ये है। कौन से लोग हैं जो टीयर 1 के लिए एलिजिबल हैं, कौन से लोग हैं जो टीयर 2 के लिए एलिजिबल हैं और कौन से लोग टीयर 3 के लिए एलिजिबल हैं? और एक चीज और बताइएगा जो मेरे जैसे लोगों के लिए बड़ी यूं कह लें कि जानने के लिए हम बेताब होंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनका क्या इसके अंदर कोई एलिजिबिलिटी है या ओवरसीज पाकिस्तानी जिससे खारिज हैं? बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन आपका टीयर्स क्या है बेसिकली। ठीक है, टीयर्स के हवाले से जो मैंने आपको बात की थी कि सब्सिडाइज मार्कअप क्या प्लान है, उसकी बेस पे आपको दोनों के जवाब मिल जाएंगे। ये टीयर क्या है बेसिकली, ये सब्सिडाइज मार्कअप ये है बेसिकली कि रूटीन में बैंक्स जो कोई भी लोनिंग करते हैं, ठीक है, वो एक काइबर यूजली चलता है। काइबर बेंच मार्क है, एक कराची इंटर बैंक
जो है ना ऑफर रेट हम उसे कहा जाता है, यानी वो एक काइबर रेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐलान करती है जिसकी बेस पे प्रॉफिट एंड लॉनिंग डिसाइड होता है। आम हालात में बैंकर्स जो है वो काइबर प्लस 3, 4, 5% तक मिला के वो यानी कोई भी लॉनिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यानी काइबर अगर 10% है तो बैंक्स यूजुअली कुछ 13 to 14% पे मार्कअप देते हैं, ठीक है। यानी कोई भी अगर आपने गाड़ी लेनी है या घर लेना है तो उसके ऊपर आपको 14 to 15%, यानी अगर काइबर 10% है तो आपको 14% पे कोई भी कर्जा मिलता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ये कर दिया गवर्नमेंट ने कि पहले 10 सालों के लिए कोई भी जनता यानी कोई भी आवाम लोन लेती है तो उसको पहले 5 सालों के लिए जो टीयर 1 है उसके अंदर ओनली 5% मार्कअप रेट है, जो टीयर 2 है उसमें 7% है, और जो टीयर 3 है उसमें तकरीबन 9% है, ठीक है। यानी कि बेंच मार्क काइबर कुछ भी हो जाए अगले 5 सालों में। जैसे लास्ट ईयर चूंकि कोविड आया था, कोविड आने से पहले जो मार्कअप रेट काइबर रेट चल रहा था वो चल रहा था 12%, 13% और प्लस 5% मिला के यानी ऑलमोस्ट 18% जो लोनिंग अमाउंट थी वो पड़ रही थी। वो गवर्नमेंट ने अगले 5 सालों के लिए जो भी बंदा ये लोन लेगा उसके लिए फिक्स कर दिया कि वो जस्ट 5% मार्कअप दे। उसकी वजह से जो मेन बेनिफिट एक आम कंज्यूमर को हो रहा है वो ये हो रहा है कि यानी अगर एक आदमी की 40,000 या 50,000 एवरेज इनकम थी, ठीक है, तो उसको जो पहले लॉनिंग बेचारे को मिल रही थी वो मिलती थी 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, क्योंकि उसकी जो मार्कअप की वैल्यू थी वो इतनी ज्यादा हो जाती थी कि वो बेचारे को असल अमाउंट मिल ही नहीं पाती थी। ये जो लो कॉस्ट तबके के लोग हैं, मेरे जैसे आपके जैसे लोग हैं, यानी जिनकी 50,000 60,000 सैलरीज है, इवन इसमें जो मजेदार बात यह है कि इसमें 4 पार्टिसिपेंट आपस में मिलकर इकट्ठे एक घर ले सकते हैं। यानी कि आपकी इनकम है 30,000 40,000 आपकी इनकम है, ठीक है। आपके भाई की 20,000 इनकम है, आपकी सिस्टर कोई जॉब कर रही है उनकी 20,000 इनकम है, आपके वालिद साहब जॉब कर रहे हैं या आपका एक और भाई या मदर या वाइफ बेटा जॉब कर रहा है, इवन दैट उनकी चारों की इनकम मिला के कोई 70-80 हजार रुपए लाख रुपया बन जाती है। तो वो चारों मिलके एक लम सम अच्छी अमाउंट का लोन ले सकती हैं जिसके ऊपर सब्सिडाइज मार्कअप मिल जाएगा। ये एक उसका बड़ा पॉइंट है कि मैं चाहूंगा कि यानी इसमें और ये खाली टीयर 1 के लिए बाय द वे, तीनों टीयर्स के लिए, तीनों टीयर्स के लिए, ठीक है। अब टीयर्स में किस हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगी, लाइक मैंने आपको बताया कि इसकी जो मिनिमम शर्त है वो 25,000 रुपए इनकम है। यानी कि अगर आपके दो भाई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक 20,000 ले रहा है, एक 10,000 रुपया भी ले रहा है, ठीक है, तो दोनों की इनकम जो मुश्तरका इनकम मिला के 30,000 बन जाएगी और वो दोनों पार्टिसिपेट होकर एक छोटा लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी सब्सिडाइज, इसका सबसे बड़ा फायदा है। पहले क्या होता था कि यानी 1% के 1% पे लोन मिलता था, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है 4 मिलकर मुश्तरका जो लोग हैं वो इकट्ठा एक लोन ले लें, ठीक है। यहाँ हम छोटी सी बात क्लियर करते जाएं कि ये लोन वो है कि ऑलरेडी अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज हैं तो आप ऑलरेडी उसके ऊपर कोई लोन नहीं ले सकते। यानी कि मेरे पास अगर एक प्लॉट है, मैं सेम उसी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन तो ले सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे नाम पे 10-15 प्लॉट्स हैं और मैं कहता हूँ यार गवर्नमेंट से लोन ले लूँ तो मैं और लोन नहीं ले सकता। सबसे मेन चीज इसकी ये है। ये अगर मेरे पास 2 प्लॉट है तो गवर्नमेंट कहेगी एक प्लॉट को बेच के दूसरे पे कंस्ट्रक्शन करो, पे आप बजाय इसके के हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। यानी ये ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप कहें कि जी मैं प्लॉट्स लेके जो है ना जो मेरे पहले के प्लॉट्स हैं वो वैसे के वैसे नहीं, वो एज ए इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं और मैं नई कोई चीज ये वैसे बहुत अच्छी चीज है, अगर आपके नाम बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसमें नंबर 1 तो ये चीजें आ गई, ठीक है। नंबर 2 इसमें एक चीज और क्लैरिफाई करते चलो, सॉरी एक चीज और क्लैरिफाई करते चलो, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास एक प्लॉट है, 10 प्लॉट है या 20 प्लॉट है? मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। उसका बेनिफिट कितना है आपको पता लगेगा और नुकसान क्या वो भी पता लगेगा, ठीक है। नंबर 2 आपने पूछा था कि ओवरसीज पाकिस्तान, ओवरसीज बिल्कुल इसमें एलिजिबल हैं, बट फिर वही थोड़ी सी शर्त इसमें ये है कि लाइक आप वहां बाहर बैठे हैं और एक आपके लोकल पार्टिसिपेंट होने चाहिए, आइदर वो आपकी वाइफ हो सकती है, ब्लड रिलेशन कोई भी जो आपका पाकिस्तान में बैठा हुआ है बंदा, ठीक है, वो पाकिस्तान में आपके साथ ज्वाइंट एक लोन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो ग्रेंटर एक किस्म का होगा वो आपका जो पाकिस्तान का पर्सन है वो ही कंसीडरेबल होगा, और दूसरा आपकी इनकम जरूर उसमें शामिल हो सकती है, बट जो एक्चुअल लोन होगा वो पाकिस्तान में जो आपके यानी भाई होंगे, वाइफ होंगी, मदर हैं या ब्रदर हैं, कोई भी ब्लड रिलेशन है, बेटा है, उसके नाम पे ये लोन असाइन होगा। ये इसका। अब हम दूसरे सॉरी एक मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं सवाल मुझे बहुत जोर से आ रहे हैं।
अच्छा मुझे ये बताओ हाँ, यार बताएं। कि ये इसके अंदर एक है ओवरसीज पाकिस्तानी, जिस तरह हमारे मिडिल ईस्ट के लोग होते हैं, जी। या जो हाँ जी, हाँ जी। वो होते हैं। दूसरे होते हैं कि ये ड्यूअल सिटीजन होते हैं, जिनके पास कनाडा हाँ। की, यूएस की या बरतानिया की नेशनैलिटी होती है, ऑस्ट्रेलिया की, इस तरह के ममालिक की, और वो पाकिस्तान के भी नेशनल होते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज में कोई सेग्रीगेशन की गई है, या हर किस्म का ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए अपनी इनकम शामिल कर सकता है? जो जो टियर 3 है ना, बेसिकली वो उसके अंदर शराइत बहुत नॉमिनल रखी हुई है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा जो मार्कअप रेशियो है वो भी स्टार्टिंग भी 9% है तकरीबन, ठीक है। और उसके अंदर जो टियर 3 है, क्योंकि एक बंदा अगर ड्यूअल नेशनल वगैरह है, ठीक है, उसका लोकल पार्टिसिपेंट अगर तो यहाँ पे जॉब कर रहा है और उनकी दोनों की आपस में इनकम एक हैंडसम इनकम बन रही है, तो उसको कोई लिमिट नहीं है। टियर 3 में बेसिकली बैंक आपको 20 मिलियन तक, 2 करोड़ रुपए तक तकरीबन जो है बैंक आपको कर देगा, और प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी भी होगी वो बाकी आप खुद मिला लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर बैठे हैं, आपके पास ड्यूअल नेशनल है पाकिस्तान में, लेकिन आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके भाई की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या कोई आपकी प्लॉट था, फॉर एग्जाम्पल डीएचए में कोई अच्छा 2-4 कनाल का प्लॉट था आपके पास, बट अब इतने पैसे नहीं है, आप बाहर चले गए कि उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें, तो बैंक आपको 2 करोड़ रुपए तक की कंस्ट्रक्शन चार्जेस दे देगा, ठीक है, दोनों की इनकम मिक्स करके। वो आप उसमें एडअप करके उसको घर बना सकते हैं, ये है उसमें। ओके। और कौन कौन से बैंक्स इस पे लोन दे रहे हैं, यानी कौन कौन से बैंक्स इसके लिए एलिजिबल हैं तमाम लोन से? तमाम तमाम पाकिस्तान में जितने भी इस टाइम वर्किंग ब्रांचेज हैं, तमाम कमर्शियल बैंक इसकी लोन एप्लीकेशन ले रही हैं। सिर्फ प्रोसीजरल हल्का सा डिफरेंस ये है कि किसी की प्रोसेसिंग थोड़ी सी तेज है, किसी की कम है, क्योंकि एकदम से जरा यानी गवर्नमेंट का इनिशिएट आया है। बहुत सारे बैंक ऐसे थे जिनकी प्रोडक्ट्स थी नहीं है, हाउस लोन कोई काफी बैंक दे नहीं देते, वो उनको भी एकदम से गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए थे, आप भी नहीं। तो लोन हो जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रोसेसिंग डिले आ सकता है, इसमें कोई यानी इनकार नहीं है किसी भी बैंक की तरफ से। अच्छा आवाज, मुझे एक चीज और बताओ कि पाकिस्तान में आपको जैसा कि पता है कि ज्यादातर जो पाकिस्तानी सोसाइटीज अब बन रही हैं वो चलती हैं फाइलों के ऊपर, वो गवर्नमेंट की अप्रूव्ड सोसाइटीज नहीं होती, या रजिस्ट्री की जमीनें नहीं होती जिस तरह पहले जमाने में होता था। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कई ऐसी सोसाइटीज हैं जो आरडीए से अप्रूव नहीं है, या एलडीए से अप्रूव नहीं है, सीडीए से अप्रूव नहीं है। अब ऐसी सूरत में वहां पे गवर्नमेंट लोन दे रही है या नहीं दे रही? जी, मैं इसी तरफ आ रहा था जिल साहब, जो आपका क्वेश्चन था कि यानी कि एक गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा कि आइदर इस बंदे के नाम पे कोई प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है, ठीक है। इसको आप यानी सोसाइटीज जो है वो अप्रूव नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं जो अप्रूव नहीं, जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बात, 3 सेक्टर ऐसे हैं जो अप्रूव्ड हैं, ठीक है, सेक्टर ए, बी और सी, ठीक है। बाकी डी, ई, एफ तक कोई सेक्टर अप्रूव नहीं है। लेक सिटी लाहौर की एक बड़ी सोसाइटीज में शुमार होती है, वो अप्रूव नहीं है। खयाबानी अमीन का अगर जिक्र करें, वो अप्रूव नहीं है। प्राइम जो है यानी ठोकर के पास, वो मतलब बेशतर जो सोसाइटीज अच्छी हैं जहाँ पे आपको कुछ सहूलियात नजर आती हैं, तो वो अप्रूव नहीं है, ठीक है। तो नंबर 1 तो ये इसका बैड बेनिफिट कह लें या बैड थिंग कह लें कि ये सिर्फ उन्हीं सोसाइटीज में फॉल करेगा जो गवर्नमेंट या एलडीए अप्रूव्ड है। जैसे लाहौर की अगर आप बात करेंगे तो एलडीए अप्रूव्ड है। इस्लामाबाद या रावलपिंडी वाली साइड पर चले जाएं तो वहाँ टीएमए आई थिंक अप्रूव करता है, टीएमए सोसाइटीज को अप्रूव करता है पुलिस। रावलपिंडी आरडीए है और सीडीए है इस्लामाबाद। सीडी है। आरडी के अलावा वैसे एक जो कुछ सोसाइटीज हैं जो लाहौर में भी हैं जो टीएमए से अप्रूव थी, वो तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटी बन जाती है, वो भी अगर एग्जैक्टली अगर तो वो वहां से भी अप्रूव्ड है ना प्रॉपर्ली सोसाइटीज, तो वहां पे भी आपको लोनिंग मिल रही है, ठीक है। यानी ये इसका गुड बेनिफिट कह लें या बैड बेनिफिट कह लें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब लोगों का लोन असाइन हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि जी हमें बहरिया में यानी ई में, अब वहां पे लोनिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ इस चीज को जो मेरे सामीन है, जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, इस बात को सबसे पहले तो आप क्लियर करें कि ये एप्लीकेशन देने से पहले, ये सारा प्रोसीजर करने से पहले कुछ ऐसी सोसाइटीज की खुद से छानबीन आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि लाहौर में तमाम, जैसे वापडा टाउन सोसाइटी है, जौहर टाउन के मेजर सेक्टर्स हैं, या इसके आसपास बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं। रायवन रोड की अगर आप बात करें तो रायवन रोड पे मल्टीपल ऐसी सोसाइटीज हैं, छोटी बड़ी, जो अप्रूव्ड हैं, ठीक है।
जहाँ पे आपको लोनिंग गवर्नमेंट कर रही है। उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप किसी भी यानी जो डीलर्स हैं या प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं या उनके जो सोसाइटी के ऑफिस हैं, आप उनमें एक दफा विजिट कर लें। और अक्सर लोग कहेंगे कि जी हाँ जी हमारी सोसाइटी अप्रूव्ड है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्कैम है, इसको मैं तो स्कैम कहूंगा, ठीक है, आज तक किसी को ये सामने कोई माइट भी हमारे यहाँ कोई ऐसा बंदा भी ये शो देख रहा हो जो किसी सोसाइटी का ऑनर हो, ठीक है, तो अक्सर सोसाइटीज वाले स्कैम क्या करते हैं कि जी हाँ जी हमारी जो सोसाइटी है ना वो फुली अप्रूव्ड है। वो फुली अप्रूव्ड क्या होती है कि वो लाहौर में तो एक PP1 का जो एक लाइसेंस मिला होता है LDA की तरफ से, ठीक है। मुझे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट PP1 जो नॉलेजेबल जितनी बात मुझे पता है वो गाइड कर देता हूँ कि PP1 एक ऐसा लाइसेंस होता है जो LDA को आप जाके बताते हैं कि जनाब ये मैंने जमीन का टुकड़ा खरीद लिया है, ये मैंने बाकी इदारों से अप्रूवल ले लिया है, यानी वासा से ले लिया है, LDA से, ठीक है, अब आप मुझे कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी जाए, लाइक वो एक गेट बन गया और जो सड़कें बनानी है मैप की। PP1 इज जस्ट इनिशियल फेज होता है किसी भी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो PP1 सोसाइटीज वालों को नहीं मिलेगा, जो ऑफिशियली अप्रूव्ड सोसाइटीज है, मैप जिसे कह सकते हैं, जिनका डिमार्केशन लेटर और हर चीज होती है, उस पे मिलेगा। ओके, चले हमारा इस पे जो है, क्योंकि इसमें सवालात बहुत ज्यादा है और ये खासा लंबा टॉपिक है, हमारी इस पॉडकास्ट का टाइम क्योंकि खत्म हो रहा है, तो हम देखने और सुनने वालों से कहेंगे कि क्योंकि अभी हमने इस पे भी बात करनी है कि गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि एक बंदे के पास 10 प्लॉट हैं, 20 प्लॉट हैं, जिस तरह भी आपने बात की, बहुत सी चीजें फाइलों पे चल रही होती हैं, बहुत सी रजिस्ट्री की जमीनें होती हैं, बेनामी जमीनें होती हैं, पाकिस्तान में बड़ा चलता है। तो इसको हम गवर्नमेंट कैसे पकड़ेगी और इसके बारे में गवर्नमेंट का क्या है, तो इसके ऊपर हम इसी टॉपिक के ऊपर जो अगले वीक की पॉडकास्ट है उसके अंदर हम इसके ऊपर मजीद डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे एक बात और करता चलो, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पार्टी की एफिलिएशन से, क्योंकि हम सारे किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पार्टी की एफिलिएशन से बालातर होते हैं। तो मेरा ख्याल से ये जो नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट है, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, इस तरह से नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए एक बड़ा अच्छा पहला कदम है। तो इसके ऊपर जो है मेरा ख्याल से सियासत नहीं करनी चाहिए, जो लोग कर रहे हैं, और उनको चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें। ये वो प्रोजेक्ट है जो गरीब इंसान को जो है वो घर देने में मदद करेगा, और यकीन कीजिए ये वाकई में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे अगले वीक दोबारा एक और पॉडकास्ट में। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।